स्फेरिकल रिफ्रैक्टरी सरफेस, वहां दिख रहा है, छुप तो नहीं रहा ये? चालू हो गया हमारा वीडियो। स्फेरिकल रिफ्रैक्टरी सरफेस में जो हमारा लेंसेज हैं वो भी क्या हैं? स्फेरिकल सरफेस ही हैं। कैसी सरफेस है? डबल स्फेरिकल रिफ्रैक्टरी सरफेस है। हम क्या देखने जा रहे हैं? सिंगल स्फेरिकल रिफ्रैक्टरी सरफेस देखने जा रहे हैं। इसी को फिर हम प्लेन सरफेस पर डिस्कशन को एक्सटेंड कर देंगे। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टरी सरफेस में हमारे पास रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है? तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टरी सरफेस। तो ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है? सरफेस कॉन्वेक्स है या कॉनकेव? अगर मेरे पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, ठीक, ये सरफेस है, तो ये इसका मिड पॉइंट है ना, पोल, ठीक है? मान लो ये ग्लास की सरफेस है, ये ग्लास है, यहाँ अंदर ये एयर है। तो अगर ये सरफेस है तो ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है? ये ग्लास है, तो क्या है ये वाला मीडियम रेयरर है और ये वाला मीडियम डेंसर है। तो क्या है अब ये? हाँ, कहाँ से देखना है इसको? रेयरर मीडियम से देखना है। कुर्सी से बैठ के देखोगे तो ये तुम्हें कॉन्वेक्स दिखेगी और तुम्हें ये कॉनकेव दिखेगी। कॉनकेव दिख रही है ना? हैं? है ना कॉनकेव? बोलो, कहाँ से देखने में है ये कॉनकेव? यहाँ से देखने में। और यहाँ से देखने में क्या है? कॉन्वेक्स है। तो है क्या ये? फिर क्या है ये? कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है? कॉन्वेक्स है। यहाँ से देखने में ये कॉनकेव है, यहाँ से देखने में ये कॉन्वेक्स है। तो है क्या ये? है कॉन्वेक्स है। तो कहाँ से देखेंगे? रेयरर मीडियम से देखेंगे। सरफेस को रेयरर मीडियम से देखेंगे। रेयरर मीडियम से देखने पे वो सरफेस जैसी होगी वो वैसी होगी। समझ में आया? रेयरर मीडियम से देखने पे आपको सरफेस जैसी दिख रही है वैसी वो है। कॉन्वेक्स दिख रही तो कॉनकेव सी है। ये दोनों क्या हैं? क्या हैं दोनों? कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टरी सरफेस हैं। पानी में एयर बबल, वाटर में एयर बबल क्या है? कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस कहा है इन्होंने। वाटर में एयर बबल क्यों है कॉनकेव? एयर में अंदर से रेयरर मीडियम से देखना है। किसके अंदर से देखना है? रेयरर मीडियम कहाँ है? बबल के अंदर एयर है, बाहर वाटर है। तो रेयरर अंदर है तो बबल के अंदर बैठ जाओ, जाके बैठ गए। कैसा दिख रहा है? हैं? बबल के अंदर बैठोगे तो कैसा दिखेगा? अंदर से कॉनकेव दिखेगा। ठीक है? तो पानी के अंदर एयर बबल क्या है? कॉनकेव लेंस है। तो हमेशा कहाँ से देखेंगे? रेयरर मीडियम से देखेंगे। रेयरर मीडियम से देख के सरफेस को पहचानेंगे कि वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। ठीक है? दूसरी हमारी आती है कौन सी? कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टरी सरफेस। तो ये सरफेस कब होगी कॉनकेव? ये सरफेस कॉनकेव कब होगी? जब ये कॉनकेव कब होगी बच्चों? जब कौन सा रेयरर होगा? ये वाला माध्यम रेयरर होगा और ये वाला मीडियम जो है वो डेंसर होगा। तो ये क्या बन जाएगी आपकी? कॉनकेव। ठीक है? और अगर मेरे बच्चों ये सरफेस है आपके सामने, ये क्या है? हैं? रेयरर है और ये क्या है? डेंसर है। तो ये क्या है आपकी? रेयरर से देखेंगे। ठीक है? और ये मीडियम और मीडियम सेम है तो फिर तो एक ही मीडियम में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लाइट रिफ्रैक्शन तभी होगा, लाइट की बेंडिंग या स्पीड तभी चेंज होगी जब मीडियम में चेंज आएगा। तब ये सब एक ही है। ठीक है? तब वो ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो ये रिफ्रैक्टिव सरफेस है। अब हमें क्या करना है, मेरी बात सुनो। हमें यहाँ पर
इस जैसे हमारे पास लेंस इक्वेशन है, जैसे हमारे पास मिरर फार्मूला है, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता हो, फोकल लेंथ हमें पता हो, तो हम मिरर से इमेज की पोजीशन निकाल सकते हैं, लेंस से इमेज की पोजीशन निकाल सकते हैं। वैसे ही ये सरफेसेस भी इमेजेस फॉर्म करती हैं। इन सरफेस से हमने क्या करना है, वी यू और इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर को कनेक्टिंग जो फार्मूला है, फोकल लेंथ का जो कनेक्टिंग फार्मूला है वो फाइंड आउट करना है, जिससे हम इमेज का फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकें ऑब्जेक्ट की पोजीशन से। तो सबसे पहले हम उसको देखने जा रहे हैं, ठीक है, कि वो जो हमारा फार्मूला है वो क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले एजम्पशंस देखें। एजम्पशंस क्या हैं? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, हम यहाँ जो रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं हम कुछ एजम्पशंस को लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है। उन एजम्पशंस को ध्यान से देखना है। यही एजम्पशंस हमारे मिरर के लिए भी हैं, यही एजम्पशन हमारे लेंस के लिए भी हैं, यही एजम्पशंस हमारे इसके लिए भी हैं। पहला एजम्पशन ये है, सबसे पहला एजम्पशन ये है, ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। एजम्पशन लिखना ज़रूरी होता है बच्चों, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज अ क्या? पॉइंट ऑब्जेक्ट सिचुएटेड ऑन, कहाँ पे सिचुएटेड है? सिचुएटेड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ रखा हुआ है? प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है। अपर्चर, अपर्चर जो है, अपर्चर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, जो स्फेरिकल सरफेस का जो अपर्चर है वो कैसा है? इज स्मॉल, ठीक है। अपर्चर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज स्मॉल, ठीक है। अपर्चर जानते हो किसे कहते हैं? ऐसे समझ, ये अपर्चर है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना, ये डिस्टेंस, ये अपर्चर है, ठीक है। ये अपर्चर है, दिस इज स्मॉल, ठीक है। अपर्चर स्मॉल है। नाउ ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है। नाउ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। वो ये तीनों की तीनों क्या हैं? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या कर रहे हैं? लाई क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड मेक्स, ठीक है, एंड मेक्स स्मॉल एंगल्स। कैसे एंगल्स? स्मॉल एंगल्स विद प्रिंसिपल एक्सिस। समझ गया मेरी बात को? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज हैं। जब इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होती हैं तो ये वाली रेस कौन सी रेस कहलाती हैं? पैरेक्सियल रेस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पैरेक्सियल रेस, ठीक है। दो रेज होती हैं, एक पैरेक्सियल, दूसरी मार्जिनल। मार्जिनल रेज होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के दूर वाली, जो प्रिंसिपल एक्सिस से लार्ज एंगल बना रही होती हैं। जो क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस रेज होती हैं वो कैसा एंगल बनाती हैं? स्मॉल एंगल बनाती हैं। तो यहाँ पे स्मॉल एंगल एजम्पशंस वैलिड होगा पूरे रे ऑप्टिक्स में। क्या है वो स्मॉल एंगल एजम्पशंस? जहाँ पे साइन थीटा होगा उसको क्या कह देंगे? थीटा। जहाँ पे टेन थीटा होगा उसको क्या कह देंगे? थीटा। या थीटा को टेन थीटा भी कह सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। और कॉस थीटा के लिए क्या ले लेंगे? 1, ठीक है। अब अगर आपके पास ये हो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन तो ये भी लिख सकते हो, हैं? वही है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। क्या है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन? बोलो, लिख लोगे? पहला पॉइंट क्या है? ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्रैक्टरी सरफेस, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्रैक्टरी सरफेस। सारी की सारी डिस्टेंसेज लिखेंगे, इसको वर्ड्स में लिखेंगे अपने घर पे जाके, ठीक है। अगर ये कोई रिफ्रैक्टरी सरफेस है, कोई सी भी, कोई कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव, ये इसका मिड पॉइंट है M। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्रैक्टरी सरफेस, ठीक है। इंसिडेंट रे कहाँ से आएगी इसमें? ये अगर ये मीडियम 1 है, कोई सा भी मीडियम हो सकता है, मान लो ये एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μr है, रेयर मीडियम। ये डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μd है। तो कहाँ से आएगी रेस में?
इसमें कहाँ से आएगी रे? ये शीशा नहीं है कि इंसिडेंट रे शीशे के सामने से ही गिरे। ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। रे यहाँ से यहाँ भी जा सकती है, रे डेंसर से रेयर भी जा सकती है। ठीक है, शीशा नहीं है कि उसके सामने से ही रे आएगी। समझ में? इंसिडेंट रे ऐसे भी आ सकती है और इंसिडेंट रे ऐसे भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट यहाँ भी सिचुएटेड हो सकता है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ भी सिचुएटेड हो सकता है। अगर यहाँ सिचुएटेड है ऑब्जेक्ट तो इंसिडेंट रे इधर को आएगी, यहाँ सिचुएटेड ऑब्जेक्ट तो इंसिडेंट रे इधर को आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, मान लो यहाँ का ये ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, तो कौन सी डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगी इंसिडेंट। और अगर ऐसे आ रही है रे तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अब नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ साइन फिक्स नहीं हो सकता है। आर कहाँ होगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर? ये स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेयर को पूरा घुमा दो, ये इधर है सेंटर ऑफ कर्वेचर ना इसका। तो यहाँ जहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? इसका रेडियस है आर। तो ये क्या होगा? प्लस होगा या माइनस होगा? हैं, डिपेंड करेगा इंसिडेंट रे पे, कुछ भी हो सकता है, इसका साइन फिक्स नहीं हो सकता। अगर ऐसे आई इंसिडेंट रे तो आर माइनस है, और अगर ऐसे आई इंसिडेंट रे तो आर प्लस है। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेज होंगी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, डिस्टेंसेज मेजर्ड अबव एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, वाई बिलो एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है। अब आपको हमें यहाँ इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। उस फॉर्मूले को ड्राइव करने के स्टेप सुन लो। सबसे पहले क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि बड़ा ही सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो कोई सा भी एक सरफेस ले लें, सबका फॉर्मूला एक ही है। मान लो मैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ले लूँ, ये मैंने कॉन्वेक्स सरफेस ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, इसके लिए मैं, ये हमारा इसका मिड पॉइंट है एम, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? ऐसे घुमाओगे ना इसको तो यहाँ कहीं होगा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट सिचुएटेड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है। तो जो रे गिरेगी अलोंग द मिड पॉइंट तो वो सीधे पास कर जाएगी, ऐसे कर गई सीधी पास। ठीक है, एक रे ऐसे गिरा दो, गिरा दी रे। जब ये रे गिराओगे तो इस पॉइंट पे क्या खींचोगे? नॉर्मल। ठीक है, मान लो ये वाला मीडियम μ1 है, ये रेयर मीडियम है मान लिया मैंने। ठीक है, और ये वाला मीडियम क्या है? μ2। μ1 कौन से मीडियम को कह रहे हैं हम? फर्स्ट मीडियम को, रेयर को नहीं कह रहा है। किसको कह रहा है? फर्स्ट मीडियम को। फर्स्ट मीडियम कौन होता है? जिसमें जो कि इंसिडेंट मीडियम होता है। ये इंसिडेंट मीडियम है जिसमें इंसिडेंट रे है, वो फर्स्ट मीडियम है। यहाँ इस बिंदु पे क्या खींचूंगा? नॉर्मल। ठीक है, ये मान लिया मैंने, ये कोई पॉइंट है मेरा, अभी पॉइंट इसे मेंशन कर दूंगा। तो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा? बोलो, ये स्फीयर है ना, स्फीयर की सरफेस पे खींचा गया नॉर्मल कहाँ से पास करता है? उसके सेंटर से। तो यहाँ पे 90 डिग्री पे लाइन खींची, ये डॉट 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 करके मिलाया, तो ये कहाँ से पास करा? नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, यहाँ से पास कर दिया। तो रे कहाँ से कहाँ जा रही है? अगर रे रेयर से डेंसर जा रही है, ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, μ2 अगर बड़ा है μ1 से, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। जब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी तो इसको बेंड करा दिया, यहाँ पे कहीं ये दोनों रेज मीट करेंगी, तो इसकी इमेज यहाँ बन गई। कैसी इमेज बनी है? ये कैसी इमेज बनी है? रियल इमेज के लिए हम प्रूफ देख रहे हैं। वर्चुअल इमेज बनानी होगी तो क्या करोगे? इसको जो है बेंड करोगे, थोड़ा सा बेंड करोगे, थोड़ा सा, सच दैट ये रे ना मीट करें। फिर डॉट 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 करके पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ से आती हुई अपीयर होंगी, अगर कॉनकेव सरफेस है तो, या कोई सी भी सरफेस है, आपके हिसाब से बनेंगी रेज। उसने कहा, उसने अगर कोई, वैसे तो कोई स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं करता है कि रियल इमेज के लिए प्रूफ करना है या वर्चुअल इमेज के लिए प्रूफ करना है, कोई सी भी इमेज के लिए प्रूफ कर सकते हैं। कोई से भी स्पेसिफिकली मेंशन कर दे तो अकॉर्डिंगली रे डायग्राम बना लेना। ठीक है, आप सुनो मेरी बात। ये कौन सी रे हो गई? ये इंसिडेंट रे, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो है अल्फा, और ये अल्फा क्या है? स्मॉल है। रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो है आपका, उसका क्या नाम है? बीटा। ठीक है, और ये एंगल भी क्या है? स्मॉल है। और नॉर्मल जो एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से वो है गामा।
ठीक है, ये बिंदु ए पॉइंट पे गिरी रे, तो ये कौन सा एंगल हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये नॉर्मल है ना, और ये कौन हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। अब आप यहाँ मेंशन कर दो, ये क्या हो गई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई यू, देखो हो गई ना। ठीक है, ये हो गई आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये हो गई आपकी इमेज डिस्टेंस हो गई, और ये हो गई आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सब चीज़ें मेंशन हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप फाइंड आई। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, सबसे पहला स्टेप है। देखो स्टेप याद कर लो, सबसे पहला स्टेप फाइंड आई, दूसरा स्टेप फाइंड आर, तीसरा स्टेप अप्लाई स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या है? आई अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। आई अपॉन आर क्यों कहा मैंने? स्मॉल एंगल एजम्पशन लगाया है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई क्या लगाया मैंने? हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो म्यू वन आई इज इक्वल टू क्या हो गया? म्यू टू आर। इन दोनों इक्वेशन से आई और आर इसमें रख देना। रखा, रखने के बाद स्मॉल अपर्चर वाला अजम्पशन लगाओगे। क्या लगाओगे? स्मॉल अपर्चर। चौथे स्टेप में स्मॉल अपर्चर अजम्पशन लगाओगे। क्या लगाओगे? स्मॉल अपर्चर। क्या होगा अभी बताऊंगा। पांचवें स्टेप में साइन कन्वेंशन लगाओगे। समझ में आया? देखो पहले स्टेप में आई निकालोगे, दूसरे स्टेप में आर निकालोगे, तीसरे स्टेप में स्नेल लॉ लगाओगे। स्नेल लॉ में जो पहले स्टेप से आई और आर निकाला, वो आई और आर यहाँ डाल दोगे। यहाँ डालने के बाद स्मॉल अपर्चर का अजम्पशन लगाओगे। क्या लगाओगे? स्मॉल अपर्चर अजम्पशन। क्या वो क्या होगा अभी बताता हूँ। और फिर क्या लगा दोगे? साइन कन्वेंशन। फॉर्मूला क्या हो गया? ड्राइव। अब देखो जरा सुनो ध्यान से, सबसे पहले हमें निकालना है आई। तो देखो जरा आई के लिए कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है? खोजो जरा ट्रायंगल। आई कौन से ट्रायंगल में बन रहा है? ट्रायंगल ओ ए सी। ट्रायंगल ओ इन दोनों साइड के बीच में है ना आई एंगल, तो ये दोनों साइड कौन है? यही तो है ये। तो ट्रायंगल ओ ए सी ना बनाइए। कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर। ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम होगा। ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल ओ ए सी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, अल्फा प्लस गामा। नाउ सिंस मुन्नो सुनो, अल्फा एंड गामा क्या है? आर क्या है? बोलो, स्मॉल। तो आई क्या हो जाएगा? टेन अल्फा प्लस टेन गामा हो गया। नाउ ड्रॉप परपेंडिकुलर। देखो ए से टेन अल्फा चाहिए, तो मैंने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मुन्नो। क्या है वो परपेंडिकुलर? ए एन। ड्रॉप परपेंडिकुलर ए एन फ्रॉम ए टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिखा आपको? हमने ए से प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ए एन ड्रॉप कर दिया ड्रॉप। तो इस ट्रायंगल में नाउ इन ट्रायंगल कौन सा वाला? एन ओ ए। दिख गया? एन ओ ए, एन ओ ए एंड टेन अल्फा चाहिए ना, गामा कहाँ बनेगा? एन सी ए। ट्रायंगल एन सी ए। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में टेन अल्फा कितना है? बोलो, टेन अल्फा जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर ए एन अपॉन एन ओ, ए एन अपॉन एन ओ। एंड टेन गामा क्या है? बोलो, ए एन अपॉन एन सी, है ना। इन दोनों को उठा के यहां से टेन अल्फा को उठा के यहां और टेन गामा को उठा के यहां डाल दो, तो ये आपका आई जो है वो क्या आ गया? आई इज इक्वल टू आ गया ए एन अपॉन एन ओ प्लस ए एन अपॉन एन सी। इक्वेशन हो गई आपकी 1। ठीक है, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने आई फाइंड कर लिया। समझ गया मेरी बात को? अब दूसरे स्टेप में क्या फाइंड करना है हमने?
ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। देखो पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या फाइंड करना है अब हमने? आर ना। दूसरे स्टेप में आर फाइंड करने के लिए देखो ट्रायंगल ढूंढो, कौन सा वाला है? इन ट्रायंगल आर। देखो किस में बन रहा है? ये वाली साइड और ये वाली साइड, नॉर्मल और ये वाली साइड में आर बन रहा ना, तो कौन सा ट्रायंगल हो गया? CAI। इन ट्रायंगल CAI कौन सा है एक्सटीरियर एंगल? गामा। तो गामा किसका सम है? आर प्लस बीटा। तो आर कौन हो जाएगा? गामा माइनस बीटा। ठीक है, तो आर जो है वो क्या हो जाएगा? गामा माइनस बीटा। और सिंस गामा एंड बीटा आर स्मॉल, तो आर इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? 10 गामा माइनस 10 बीटा। ठीक है, अब 10 गामा रखो उठा के इसी वाले ट्रायंगल में। कौन से वाले ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल NAC। दिख गया? 10 गामा कितना है जरा देखो तो सही। AN/NC। तो AN/NC और 10 बीटा कौन सा वाला ट्रायंगल बनेगा? राइट एंगल। देखो ये वाला बन गया NIA। बनना ना? NIA। 10 बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? AN/NI। ये आपकी हो गई क्या? इक्वेशन नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 में अप्लाई स्नेल्स लॉ। कहां पे लगाना है स्नेल्स लॉ? कहां पे हो रहा है रिफ्रैक्शन? एट ए, पॉइंट ए पे, है ना। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? साइन आई। स्नेल लॉ कहता है कि साइन आई, तीसरा स्टेप है ये करना है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू जा रही है अपॉन आ रही है। जा रही है कौन सा मीडियम है? μ2, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 अपॉन μ1। अब स्मॉल एंगल एजम्पशन लगाओगे, सिंस आई एंड आर, सिंस आई एंड आर स्मॉल। ठीक है, तो साइन आई को क्या लिख देंगे? आई। साइन आर को क्या लिख देंगे? आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ठीक है, दिख रहा है वहां? ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया? μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर। तो यहां से ठीक है 3 स्टेप हो गए। ठीक, μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर। ठीक, बोर्ड दिख रहा है इस साइड का? μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर। ठीक है, इक्वेशन हो गई 3। ये 3 दिख रहा है? ठीक है, अब सुनो, इक्वेशन जब 3 हो गई तो अब क्या करेंगे? अब हमारा अगला स्टेप क्या था? आई एंड आर को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से उठा के इक्वेशन 3 में रख दो। पुट आई एंड आर फ्रॉम जगह लिख आ जाएगा इतने में, बस 3 लास्ट है सर, 3 के बाद नहीं आएगा। इधर लिखते हैं। असम्पशन क्यों हटाए यार? हम इसको ऐसे कर लें। हाँ जी, अब सही है ना? तो क्या आया हमारा? μ1 आई इज इक्वल टू क्या? μ2 आर। इक्वेशन हो गई हमारी 3। पुट आई एंड आर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 3। ठीक है, तो क्या आया देखो? μ1 आई रखो, आई कितना है? an अपॉन NO प्लस an अपॉन NC इज इक्वल टू क्या? μ2 इंटू आर रखो। आर कितना है? an अपॉन NC माइनस an अपॉन NI।
ठीक है भाई साहब। तो यहाँ से an कॉमन आके यहाँ से an कॉमन आके कैंसिल हो गया कैंसिल। यहाँ से क्या बचा देखो, μ1 अपॉन NO प्लस μ1 अपॉन NC इज इक्वल टू μ2 अपॉन NC माइनस μ2 अपॉन NI। इसे क्या लिख देंगे, μ1 अपॉन NO प्लस μ1 अपॉन NO प्लस μ2 अपॉन NI इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा देखो, ये उधर लिया, ये वाला टर्म उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, NC कॉमन आके μ2 माइनस μ1 अपॉन NC। ठीक है, नोट करो इतनी बात। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या स्टेप था अगला, स्मॉल अपर्चर एब्जम्पशन लगाना है। स्मॉल अपर्चर एब्जम्पशन क्या है, स्मॉल अपर्चर एब्जम्पशन ये है बच्चों कि सिंस अपर्चर इज स्मॉल तो पॉइंट M और पॉइंट N आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत क्लोज पॉइंट है M और N, एक ही जगह पे हैं दोनों पॉइंट, स्मॉल अपर्चर है ये। ठीक है, फिगर में तो दूर दूर दिख रहे हैं, जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम स्मॉल अपर्चर के लिए तो वो परपेंडिकुलर कहाँ पे मिलेगा, जाके M पे ही मिलेगा लगभग। तो NO और MO आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ सिंस अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर इज स्मॉल, जब हमारा अपर्चर स्मॉल है तो NO, N से O तक की दूरी किसके इक्वल है, MO के इक्वल है। ठीक है, NO किसके इक्वल है, MO के इक्वल है। ठीक है, स्मॉल अपर्चर का मतलब ये है। NI किसके इक्वल है, V के इक्वल है। और NC किसके इक्वल है, सॉरी NI किसके इक्वल है, MI के इक्वल है, MI। समझ गया ना, N से I तक से NI और MI दोनों दूरियां क्या हैं, सेम है। और NC किसके इक्वल है, NC यहाँ पे नहीं, किसके इक्वल है, MC के इक्वल है। ठीक है, इन सब बातों को उठा के इसमें डाल दो, इस इक्वेशन में। ठीक, जब आप इस इक्वेशन में इन सब बातों को डालोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा आपको, ये रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा आपको कि अब आपके पास क्या आ गया, μ1 NO की जगह आप क्या लिख सकते हो, PMO। ठीक है, और प्लस μ2 NI की जगह क्या लिख सकते हो, MI। और μ2 माइनस μ1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, MC। ठीक है, नाउ अप्लाई, अब लास्ट स्टेप क्या है हमारा, अप्लाई न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। न्यू कार्टेशियन साइन, सारी की सारी दूरियां कहाँ से नापते हैं, M से, मिड पॉइंट से। तो MO किसके इक्वल हो गया, MO। M से O तक जाओगे तो कहाँ गए, इंसिडेंट रे के अपोजिट। तो MO कितना है, माइनस U। MI कितना है बोलो जल्दी, V प्लस V, इंसिडेंट रे की दिशा में गए, प्लस V। और MC कितना है बोलो, प्लस R। इन सब घटनाओं को उठा के यहाँ रख दो तो आपके पास ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया, या माइनस U रखोगे तो ये आ गया माइनस μ1 अपॉन U प्लस μ2 अपॉन V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ये आपका रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है। ये आपका सिंगल स्फेरिकल रिफ्रैक्टरी सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। माइनस μ1 अपॉन U प्लस μ2 अपॉन V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया बच्चों फॉर्मूला, माइनस μ1 अपॉन U प्लस μ2 अपॉन V इज इक्वल टू क्या। अब इसमें μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। कौन सा वाला फर्स्ट मीडियम है, जहां पे इंसिडेंट रेज हैं। ठीक है, तो μ1 इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। याद रखना न्यूमेरिकल में μ1 क्या लोगे,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम, इंसिडेंट और फर्स्ट मीडियम, इंसिडेंट मीडियम ही फर्स्ट मीडियम होता है, और म्यू2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन सा मीडियम, रिफ्रैक्टिंग मीडियम। जो सेकंड मीडियम है वो हमारा रिफ्रैक्टिंग मीडियम हो सकता है। इंसिडेंट मीडियम दोनों में से कोई भी हो सकता है, इंसिडेंट रे इधर से भी आ सकती है और इधर से भी आ सकती है, कोई सा भी मीडियम इंसिडेंट मीडियम हो सकता है हमारा, ठीक है ना। इसको अगर मैं इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, जरा देखो तो सही, 1 अपॉन माइनस यू अपॉन म्यू1 प्लस 1 अपॉन वी अपॉन म्यू2 इज इक्वल टू 1 अपॉन आर अपॉन म्यू2 माइनस म्यू1, ये लिख सकता हूं ना। अब मैं इसको लिख के अब क्या कर सकता हूं, इसको कंपेयर कर दूं, किससे, कंपेयर विद 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। क्या है ये, मिरर फार्मूला। लेंस इक्वेशन से कंपेयर कराओ या मिरर फार्मूले से कंपेयर कराओ, मिरर फार्मूले, लेंस फार्मूला, किसी भी फार्मूले को एक दूसरे से कंपेयर कराया जा सकता है, ठीक है। तो कंपेयर कराऊं तो यहां से फोकल लेंथ क्या आ गई, फोकल लेंथ किसके इक्विवेलेंट है, तो फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टरी सरफेस क्या आ गई, स्फेरिकल रिफ्रैक्टरी सरफेस क्या आ गई, बोलो, आर इज एफ इज इक्वल टू क्या आ गई, आर अपॉन म्यू2 माइनस म्यू1। अगर फोकल लेंथ निकालनी पड़े तो आर अपॉन म्यू2 माइनस म्यू1। आर को किसके साथ रखोगे, साइन के साथ, ठीक है। म्यू1 फर्स्ट मीडियम का इंडेक्स है, म्यू2 सेकेंड मीडियम का इंडेक्स है। और मैग्निफिकेशन क्या आ गया, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, बोलो तो सही, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, मिरर के लिए क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू। तो माइनस वी की जगह कौन है यहाँ, ये, तो वी अपॉन म्यू2 अपॉन यू की जगह कौन है यहाँ, ये, माइनस यू अपॉन म्यू1, ठीक है। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या आ गया, यहां से देखो तो सही, mt इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू म्यू1 अपॉन म्यू2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस म्यू1 अपॉन म्यू2 इंटू वी अपॉन यू। ये आपका हो गया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, म्यू1 अपॉन म्यू2 इंटू वी अपॉन यू, ठीक है। नोट करो जल्दी से, व्हाट कर्वेचर मस्ट बी गिवन टू द बाउंडिंग सरफेस ऑफ म्यू इज इक्वल टू 1.5। बाउंडिंग सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है। फॉर वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द मीडियम म्यू इज इक्वल टू 1। वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है, रिफ्रैक्शन में। वर्चुअल इमेज रिफ्रैक्शन में कहाँ बनती है, इंसिडेंट मीडियम में या रिफ्रैक्टिंग मीडियम में, इंसिडेंट मीडियम में बनती है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि रिफ्रैक्टिंग मीडियम में जब भी इमेज बनेगी तो रियल होगी, क्योंकि रे क्रॉस करके दूसरे मीडियम में चली जाती हैं। तो वर्चुअल इमेज की बात कर रहा है, तो वर्चुअल इमेज बन रही है इस मीडियम में, तो ये कौन हो गया, फर्स्ट मीडियम हो गया, इंसिडेंट मीडियम। तो म्यू1 कितना है यहाँ, 1 है, और वो जो सरफेस है उसका कर्वेचर कितना है, उसका इंडेक्स कितना है, 1.5 है। इसको कितना कर्वेचर देना है, आर निकालना है। व्हाट कर्वेचर मस्ट बी गिवन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द मीडियम ऑफ म्यू इज इक्वल टू 1। ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट 10 सेंटीमीटर, यू कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। टू बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। कैन सी इमेज है, वर्चुअल। किधर बनती है वर्चुअल इमेज, उधर ही जिधर ऑब्जेक्ट होता है। तो ये कितना होगा, -, सेंटीमीटर या + सेंटीमीटर, -, सेंटीमीटर। इंसिडेंट मीडियम में जब भी डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे तो हमेशा माइनस आएंगी,
ठीक है, तो v भी कितना, बस इतना सा काम आपको पता हो तो ये सब तो आपके सामने आ गया। अब आपके पास क्या है, μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, तो यहाँ से सारी वैल्यूज रखेंगे, -1 अपॉन -10 प्लस μ2 कितना है 1.5 अपॉन -40 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन r, जो कि आपको क्या निकालना है, फाइंड करना है। अब कौन सी सरफेस होगी, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, वो आपको पता लग जाएगा, r का साइन बताएगा। ठीक है, क्या आया है, +8 सेंटीमीटर आया, जनता ने बताया +8 सेंटीमीटर आया। +8 सेंटीमीटर का मतलब कैसी सरफेस है, कहाँ होगा कर्वेचर है, पॉजिटिव कर्वेचर का मतलब ऐसी है, ऐसी है। ठीक है, ऐसी सरफेस है, ये म्यू इज इक्वल टू 1 है और ये म्यू इज इक्वल टू 1.5 है, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से 8 सेंटीमीटर में मिला कर्वेचर। ठीक है, जहाँ ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पे, तो इमेज कहाँ है, -40 सेंटीमीटर पे। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये दूरी 10 सेंटीमीटर है और ये दूरी 40 सेंटीमीटर है। ये है, रे डायग्राम भी बना सकते हो। और ये कितना आया है, 8 सेंटीमीटर। रे डायग्राम बना सकते हो ना, यहाँ से ऑब्जेक्ट को गिराओगे, गिरा के हल्का सा बेंड करोगे, कहीं मीट ना करेंगी। ठीक है, ये मीट ना करेंगी तो डॉट 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 करके पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ से आती हुई अपीयर होगी। ये रे डायग्राम भी बन सकता है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। ये क्या निकला आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्या निकालना है हमें, पावर। तो पावर क्या होती है, 1/f, और f अभी हमने क्या निकाला था, r अपॉन μ2 माइनस μ1। तो पलटी मार के क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन r, साइन के साथ रखना होगा। ठीक है, तो p इज इक्वल टू μ2 रखो, μ2 कितना है 1.5 माइनस μ1 रखो कितना है 1, r रखो कितना है 8, तो 0.5 अपॉन 8 यानी क्या 0.5 अपॉन 8। ठीक है, कितना आ गया 0.0625 डायोप्टर। पावर जो है इतना डायोप्टर है, सेंटीमीटर में है मेरे मुन्नो। ये 10 की पावर -2 डालना होगा यहाँ, सॉरी 10 की पावर +2 डालना, नीचे -2 मीटर में लेना होगा ना। अरे मीटर में लेना होगा यार, सेंटीमीटर में है, इसको किस में लाना होगा, मीटर में। तो ये कितना हो गया 10 की पावर 2 यानी कितना डायोप्टर 6.25 डायोप्टर। समझ गए ना मेरी बात को, क्या गड़बड़ हो रही है। डायोप्टर में पावर आती है कब, जब मीटर में रखा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर को, यहाँ सेंटीमीटर में नहीं। ठीक है, फोकल लेंथ को मीटर में रखोगे तो यहाँ r मीटर में रखना होगा, सेंटीमीटर में नहीं रखना होगा, तो पावर डायोप्टर में आती है, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। वन मोर क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन और दिख रहा है मुझे यहाँ बुक में, द डायमीटर ऑफ ग्लास स्फीयर इज कितना 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द स्फीयर विच कन्वर्जेस एट 0.30 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अ बीम ऑफ लाइट strikes the sphere, comma, which converges at 0.30 centimeter behind the pole of, at 0.30 centimeter behind the pole of sphere, pole of spherical surface,
ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। बताइए, if refractive index of glass sphere mu is equal to 1.5, अगर ग्लास स्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.5 दिया हुआ है तो आपने इमेज की पोजीशन को बताना है। बताओ, हर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो स्फेरिकल सरफेस है उस पर कौन सी बीम गिर रही है, कन्वर्जिंग बीम गिर रही है, कन्वर्जिंग। और पहले लेक्चर में हमने बताया है कि जब भी कन्वर्जिंग रे बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी ऑन एनी बाउंड्री आइदर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस, लेंस या मिरर, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, हमेशा वर्चुअल। तो उसने ये कहा है कि ये आपका एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। इसका डायामीटर दिया हुआ, कितना दिया हुआ डायामीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके ऊपर जो बीम ऑफ लाइट गिर रही है वो कन्वर्जिंग है। कहाँ कन्वर्ज कर रही है, यहाँ पे गिरेगी तो ये पोल होगा, यहाँ से नापेंगे, ये पोल है। इसके पोल से कितनी दूरी पे, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कन्वर्ज। कब, जब ये मिरर नहीं है, सॉरी ये स्फेरिकल सरफेस नहीं है। जब ये स्फेरिकल सरफेस नहीं है तो ये इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, बट ये स्फेरिकल सरफेस क्या करेगी, फर्दर इसको बेंड कर देगी, ठीक है। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहला रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पे होगा, तो सबसे पहले इस रिफ्रैक्शन के लिए देखो, पहला रिफ्रैक्शन, ठीक है। इस रिफ्रैक्शन की इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए μ1 कितना है, यहाँ μ1 कितना है, बोलो, μ1 1 है, ये वाला फर्स्ट मीडियम, इंसिडेंट मीडियम ये है, और μ2 कितना है यहाँ 1.5 है। रिफ्रैक्ट यहाँ पे होगी रे, यहाँ पे बेंड होगी, ठीक है, ठीक। तो और u कितना है, u कितना है, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस कितनी है, +30 सेंटीमीटर। तो और r कितना है, r पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, डायमीटर कितना दिया हुआ 15, तो कितना हो गई है 7.5, कितना 7.5, प्लस का माइनस का, प्लस का, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चल रहा है, देखो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू प्लस 7.5 सेंटीमीटर। जब आप यहाँ से माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू क्या लगाओगे, μ2 माइनस μ1 अपॉन r, तो -1 अपॉन 30, ठीक है, प्लस 30 रखा, ए प्लस μ2 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन 7.5, तो आपका v यहाँ से निकल के आएगा +15 सेंटीमीटर। देखो अगर +15 के अलावा कुछ और आता तो क्वेश्चन आगे प्रोसीड हो जाता। अब +15 वाला पॉइंट ढूंढो कहाँ है, ठीक है। पोल से 15 जाओगे तो यहाँ इस पॉइंट पे बनेगी इमेज, ये आया +15 सेंटीमीटर। तो रे का डायग्राम आप बनाओगे तो रे बेंड होके एक्चुअल में यहाँ मीट कर जाएंगी। अगर ये +15 ना आके +20 आता तो एक केस और होता, 20 कहाँ जाता, यहाँ जाता इमेज, लेकिन यहाँ पे जाने से पहले रे एक बार और बेंड कर जाती यहाँ सरफेस पे टकरा के। तब आप रे को, इस रे को ऐसे दिखाते, ऐसे बेंड करके लाते ना, यहाँ को बेंड करके ऐसे बेंड करके लाते रे को, ये यहाँ मिलती, यहाँ 20 सेंटीमीटर पे, यहाँ 20 सेंटीमीटर मिलती। कब, जब ये मीडियम कंटिन्यू होता, लेकिन यहाँ फिर चेंज हो गया मीडियम में, फिर बेंड करती, बेंड करके फिर कहीं यहाँ आके मिलती वापस रे, तो फिर ये पॉइंट जो होगा क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से नापते, इस रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता ना, इस रिफ्रैक्शन के लिए पोल कौन होता, ये पॉइंट होता पोल, ये पॉइंट, समझे मेरी बात को। तो आपका ये आ गई पोजीशन ऑफ इमेज, रे डायग्राम भी आपके सामने है, तो +15 सेंटीमीटर पे बन जाएगी इमेज, ठीक है, ठीक है। यानी अदर डायमेट्रिकल एंड ऑफ द स्फीयर, इमेज विल फॉर्म्ड एट अदर diametrical end of the sphere।
क्लियर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे इस पे हम, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत खूबसूरत सा। क्या है क्वेश्चन कि अ सनशाइन रिकॉर्डर ग्लोब ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर is made of glass sphere of refractive index 1.5. A ray enters to the globe parallel to the principal axis. Find the position from the center of sphere where the ray crosses the axis. ठीक है, यानी पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है। स्फीयर से पास होने के बाद रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, यानी इमेज की पोजीशन बतानी है। बता सकते हैं? टाइम दूं मैं या कर स्टार्ट हो जाऊं? हैं? टाइम दे दूं? ठीक है। देखो इधर, देखो बच्चों, देखो सबसे पहले आप देखो, आपको कितने स्टेप्स क्वेश्चन सॉल्व करना है ये आप प्रोसीड करते हुए पता लगेगा। सबसे पहले उसने जो कहा, ये आपका स्फेरिकल ग्लोब है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ 1.5, ठीक है। ये यहाँ पे इसका पोल हो गया P1, ठीक। अब इसके ऊपर रे कैसी गिर रही है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहला इंसिडेंट मीडियम कौन हो गया? ये हो गया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और दूसरा मीडियम ये है जिसका रिफ्रैक्टिव 1.5 है, फिर ये भी 1 है, ठीक है। अब आप सबसे पहला इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व प्रोसीड करो। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? μ1 1, μ2 कितना हो गया? 1.5। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो गई? u इन्फिनिटी, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, ठीक है, कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर का ग्लोब है तो 15 सेंटीमीटर, कितना? प्लस 15 सेंटीमीटर। इस सब के लिए आप v फाइंड करो। देखो v कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो 1/v माइनस μ1 अपॉन u माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है। तो माइनस μ1 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। ये μ2 कितना है? 1.5 अपॉन v 1.5 माइनस 1 अपॉन 15, ठीक है। तो v आपका यहाँ से आएगा, कितना आएगा? प्लस 45 सेंटीमीटर। v कितना आ जाएगा? प्लस 45 सेंटीमीटर। अब मेरी बात सुनो, ये v1 हो गया। अब ये v1 हो गया। क्यों हो गया v1? क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर का ग्लोब है। अगर ये v 30 से कम आता तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है? 30 से कम आता, अगर 25 आता तो इसका मतलब रे यहाँ मिल गई होती, तो ये हमारा आंसर हो जाता। लेकिन अब क्या है कि इमेज कहाँ बन रही है? 15, 30 के आगे और चले जाओ, 30 के आगे कितना और चले गए? 15 चले गए यहाँ पे। यानी ये जो रे बेंड हो रही है, ये बेंड होने के बाद किस पॉइंट पे जाके मीट कर रही है? डॉट 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 आगे कर बढ़ाओ, यहाँ पे आके मीट कर रही है, ठीक है। और यहाँ से ये दूरी कितनी है? ये दूरी टोटल है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इन गोइंग टू दिस पॉइंट, ये फर्दर यहाँ पे फिर जो है ये यहाँ पे कब पहुंचेगी रे? जब ये मीडियम कंटिन्यूड हो जाए, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे फिर देखो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पे फिर मीडियम चेंज हो रहा है, चेंज। तो सबसे पहले हमने रिफ्रैक्शन लिया एट रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन ले लिया। कौन सा रिफ्रैक्शन ले लिया? फर्स्ट। इसका मतलब 2 रिफ्रैक्शन हो रहे हैं ग्लोब से, ठीक है। अब हमें सेकंड रिफ्रैक्शन पे बात करनी होगी। तो जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन की जो इमेज है वो सेकंड रिफ्रैक्शन का क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगी। ये इंटरमीडिएट इमेज हो गई। कैसी इमेज? इस पे कैसी रे गिर रही है? ये इस पे कैसी रे गिर रही है? इस सरफेस पे कन्वर्जिंग रे गिर रही है। एक इधर से भी आती हुई दिखाओगे अगर तो कन्वर्जिंग मिल जाएगी ना। अरे एक इधर से भी आती हुई दिखा दो, कन्वर्जिंग हो गई है रे। नहीं समझे मेरी बात को? मैंने तो एक ही दिखाई है, दूसरी रे दिखा दो। ये कन्वर्जिंग, ये पैरेलल, एक और पैरेलल रे आ गई, ठीक है। तो जब भी कन्वर्जिंग रे गिरेगी तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? वर्चुअल। इंटरमीडिएट इमेज इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है?
इस सेकंड रिफ्रैक्शन का पोल कौन है? ये है, ये ना कि ये। इसका पोल ये है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? इतनी है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ग्लोब 30 सेंटीमीटर का है और यहाँ से 45 मिला है आपको, ये 30 है तो ये 15 बचा, तो यू कितना? μ1 बोलो सबसे पहले। इंसिडेंट मीडियम कौन हो जाएगा आप सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए? 1, ये हो जाएगा इंसिडेंट मीडियम। ये सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए इंसिडेंट मीडियम ये है ग्लोब, यहाँ से इंसिडेंट होके यहाँ जा रही है रे, तो μ1 कितना होगा? 1.5 और μ2 कितना होगा? 1। u कितना होगा? +15। r कितना होगा? r पोल से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, कितना होगा? -15। ठीक है, तो जब आप यहाँ से आप फिर लगाओगे -μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल टू फर्स्ट रिफ्रैक्शन पे इमेज को लोकेट करके फिर सेकंड ऑप्शन पे, सेकंड रिफ्रैक्शन पे भी प्रोसीड हो सकती है क्वेश्चन यहाँ पर ग्लोब के केस में, स्फेरिकल सरफेस के केस में। ठीक है, तो अब आपका क्या आ गया? ये -1.5/15 प्लस 1/v इज इक्वल टू क्या? 1.1 माइनस 1.5/-15। v कितना आएगा? +7.5 सेंटीमीटर। 7.5 का मतलब यहाँ पे ये फर्दर बेंड कर देगा और रेज होगी, ये फाइनल इमेज यहाँ बनेगी, ये बनेगी फाइनल इमेज आई मिड पे, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? 7 क्या है ये? हैं? ये कौन सा केस है? थिक लेंस। इसको आप थिक लेंस कह सकते हो। हमने थिन लेंस पढ़ा है ना, थिन लेंस का केस अभी हम आगे देखेंगे। थिक लेंस के केस में ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को, डबल रिफ्रैक्शन होगा, 2 बार रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगेगा, और थिक लेंस का केस आपके पास आता है तो ठीक है, आप इसको थिक लेंस भी कह सकते हैं। थिन लेंस क्या होता है? हैं? थिन लेंस वो होता है, सुनो मेरी बात, थिन लेंस वो होता है जिसके लिए P1, C और P2 ये तीनों पॉइंट एक ही जगह पे होते हैं। ठीक है, P1, C और P2 ये तीनों पॉइंट कहाँ है? एक ही जगह पे हैं। जब हम आगे अभी लेंस स्टार्ट करेंगे तो हम कौन से लेंस को पढ़ेंगे? सबसे पहला असम्पशन क्या होगा? लेंस इज थिन। ठीक है, तो ये थिक लेंस का क्वेश्चन है, ऐसे भी सोच सकते हैं आप इसको। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए? क्या टाइम हो रहा है? आगे बढ़ जाए, छोड़ दें क्लास? ठीक है।